आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। वक्त हो गया है खबर चालीसा का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत होगी कारोबारी जगत की खबरों से, राजनीति की खबरें। दूसरे हिस्से में होंगी तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और साथ ही दुनिया जहान की बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं बिजनेस की खबरों के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध के वर्ल्ड वॉर में बदलने की आशंका कम होने का असर स्टॉक मार्केट पर भी दिखा। 7 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में बाउंस बैक देखने को मिला। शानदार बढ़त के साथ मार्च सीरीज का आगाज हुआ और सेंसेक्स निफ्टी बड़ी तेजी के साथ बंद हुए। बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। मेटल, रियल्टी, पावर शेयरों में जोरदार तेजी दिखी। वहीं बैंकिंग, आईटी, ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी हुई। कारोबार के अंत में निफ्टी 400 अंकों से ज्यादा उछाल के साथ बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 1300 अंक चढ़कर 55,858 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 792 अंक ऊपर 55,321 पर खुला। इसने 56,183 का ऊपरी स्तर बनाया। इसके 30 में से 28 शेयर हरे निशान में बंद हुए। सिर्फ नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर में मामूली गिरावट रही। टाटा स्टील 6% से ज्यादा बढ़ा। इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस 5% से ज्यादा बढ़े, जबकि एनटीपीसी और टेक महिंद्रा में 4% की तेजी रही। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, विप्रो, टीसीएस, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व और एचसीएल टेक के स्टॉक 3% से अधिक तेजी में रहे। वहीं एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज, एयरटेल, टाइटन, अल्ट्राटेक और एसबीआई में भी 2% से ज्यादा की तेजी रही। बैंक निफ्टी 1200 अंकों से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। एनएसई को लोकेशन स्कैम में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है और सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि एनएसई का पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम ही अज्ञात योगी है। सीबीआई का दावा है कि जांच के दौरान आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। सीबीआई का कहना है कि सुब्रमण्यम ने ही योगी के नाम पर ईमेल आईडी बनाई थी। आपको बताएं कि सीबीआई ने कल देर रात आनंद सुब्रमण्यम को चेन्नई से गिरफ्तार किया था। एनएसई स्कैम में यह पहली गिरफ्तारी है। एनएसई को लोकेशन स्कैम में गिरफ्तार एनएसई के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को कोर्ट ने 6 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने कल देर रात आनंद सुब्रमण्यम को चेन्नई से गिरफ्तार किया। इस घोटाले में यह पहली गिरफ्तारी है। इस मामले में सीबीआई आनंद सुब्रमण्यम से पूछताछ कर रही है। सीबीआई अज्ञात योगी और चित्रा के बीच ईमेल पर हुई बातचीत के बारे में ज्यादा जानकारी भी चाह रही थी। और आनंद सुब्रमण्यम को 2013 में आपको बताएं एनएसई में मुख्य स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया था। इसके बाद एमडी चित्रा रामकृष्णन ने 2015 में से उन्हें एनएसई के ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में प्रमोट कर दिया था। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के कमोडिटी डेरिवेटिव्स में निवेश पर कंसल्टेशन पेपर आया है। इसमें प्रस्ताव रखा गया है कि पीएफआईएस की भी सभी नॉन एग्री कमोडिटी में एंट्री हो। साथ ही कुछ चुनिंदा एग्री कमोडिटीज में एफपीआईज के निवेश खोलने का सुझाव दिया गया है। इन्वेस्टमेंट लिमिट, मार्जिन नियम और रिस्क मैनेजमेंट भी सुझाए गए हैं। एफपीआईज को म्यूचुअल फंड के बराबर ही निवेश की सीमा देने की सिफारिश की गई है। एफपीआईज अब भागीदारी से कमोडिटी मार्केट में कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। मार्च 24 तक सेबी ने सभी पक्षों से राय भी मंगाई है। जी बिजनेस ने पहले ही आपको बता दिया था कि जल्द ही इस पर कंसल्टेशन पेपर आएगा। शेयर बायबैक नियमों की समीक्षा का काम चल रहा है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी इसकी समीक्षा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर से भी जल्द ही बायबैक नियमों पर डिस्कशन पेपर लाएगा। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय से भी नियमों में बदलाव पर चर्चा हुई है। सूत्रों का यह कहना है कि बायबैक के बीच 1 साल की मियाद घटाकर 6 महीने करने पर विचार चल रहा है। साथ ही बायबैक की लिमिट बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। आपको बताएं कि आईटी कंपनियां काफी समय से बायबैक नियमों में ढील देने की मांग कर रही हैं। भारतीय एयरटेल ने इंडस टावर्स में 4.7% हिस्सेदारी खरीदने के लिए वोडाफोन से करार किया है। एयरटेल ने आज स्टॉक मार्केट को यह जानकारी दी। भारतीय एयरटेल ने कहा कि यह ट्रांजैक्शन इस शर्त पर किया जाएगा कि भुगतान की गई राशि को कंपनी वोडाफोन आइडिया में नई इक्विटी के रूप में शामिल करेगी। इसी के साथ ही कंपनी इंडस टावर्स में वोडा आइडिया के बकाये का भी भुगतान करेगी। ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन ने पिछले दिनों कहा था कि वो इंडस टावर में अपनी 28% हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। भारत सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स विवाद को खत्म करते हुए ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी को 7,900 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं। केयर्न एनर्जी ने एक बयान में कहा कि उसे भारत सरकार से 1.06 अरब डॉलर वापस मिले।
इसमें से करीब 70% रकम शेयर धारकों को लौटाए जाएंगे। ये मामला 2012 का है, जब भारत सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का इस्तेमाल करते हुए केरन से 10,247 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस कानून से टैक्स विभाग को 50 साल पुराने मामलों को खोलने का अधिकार भी मिल गया था। देश में नई नौकरियों के मोर्चे पर अच्छी खबर है। ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक उसे दिसंबर में करीब 15,26,000 कर्मचारी जुड़े हैं। इससे पहले यानी नवंबर में ESIC से जुड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या 10,39,000 थी। इस डाटा को आज NSO ने जारी किया। NSO डाटा के मुताबिक 2020-2021 के दौरान नए सब्सक्राइबर्स का कुल एनरोलमेंट 1 करोड़ 15 लाख रहा, जबकि 2018-19 में यह आंकड़ा 1 करोड़ 51 लाख रहा था। मारुति सुजुकी ने आज 2022 वैगन आर का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया। नई वैगन आर की शुरुआती कीमत 5,39,000 रुपए है। इसके वेरिएंट के लिए आपको 7,10,000 रुपए चुकाने होंगे। वैगन आर के इंटीरियर और डिजाइन में काफी अपडेट किया गया है। ये 1.0 लीटर इंजन के साथ कंपनी फिटेड CNG वेरिएंट पे भी आएगी। वैगन आर CNG की कीमत 6,81,000 रुपए है। यूक्रेन में हजारों की तादाद में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कोशिशों में सरकार लग गई है। नागरिकों को वापस लाने के लिए वैकल्पिक रास्ते पर विचार किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक सरकार यूक्रेन में भारतीय नागरिकों के लिए निकासी उड़ानों की व्यवस्था करेगी। इस मिशन में आने वाले सभी खर्च सरकार ही उठाएगी। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हजारों की संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 भारतीयों को देश वापस लाने के लिए भारत ने बड़ा अभियान शुरू किया है। सरकार ने यूक्रेन के पश्चिम शहरों में 2 कैंप ऑफिस शुरू किए हैं, जिनके जरिए वहां पर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के पहले बैच को यूक्रेन से लाने का काम शुरू कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के पश्चिमी शहर लीव और चेर्निवित्सी में 2 कैंप ऑफिस शुरू किए हैं। इन दोनों कैंप में रूसी और यूक्रेनी भाषा बोलने वाले अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। अधिकारी यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में रहकर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को वहां से निकालकर बसों से इन दोनों शहरों में ले जाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि यूक्रेन में फंसे राज्य के करीब 5,000 लोगों को भारत लाने पर जो भी खर्चा आएगा उसे तमिलनाडु सरकार उठाएगी। इससे पहले ऐसे कई रिपोर्ट्स आई थी जिसमें छात्रों ने कहा था कि वो फ्लाइट का टिकट महंगा होने के चलते उसे खरीदने में असमर्थ हैं और युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए हैं। तमिलनाडु के सीएम ऑफिस के मुताबिक आज सुबह 10 बजे तक यूक्रेन में फंसे 916 लोगों ने देश में सुरक्षित वापसी के लिए तमिलनाडु सरकार से संपर्क किया था। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार ने यूक्रेन में फंसे लोगों की मदद के लिए एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की है। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सरकार रोमानिया और हंगरी से निकासी मार्ग स्थापित करने के लिए काम कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया आज रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट के लिए 2 उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही है। जानकारी के मुताबिक सड़क मार्ग से यूक्रेन रोमानिया सीमा पर पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों को भारत सरकार के अधिकारी बुकारेस्ट ले जाएंगे ताकि उन्हें एयर इंडिया की उड़ानों के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। इस चरण में 27 फरवरी यानी रविवार को 12 जिलों की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में 692 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला करीब 2 करोड़ 24 लाख मतदाता करेंगे। 5वें चरण में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने दावा किया कि चौथे चरण के मतदान के बाद बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच गई है। उन्होंने अखिलेश यादव के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें सपा के मुखिया ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने 10 मार्च को गोरखपुर की टिकट बुक कर ली है। योगी ने कहा कि सपा के नेताओं ने अपना मुंह छिपाने के लिए विदेश की टिकट बुक करनी शुरू कर दी है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट के साथ ही DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहर में लगी कोरोना पाबंदियों को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 1 अप्रैल से स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन खुल जाएंगे। सभी प्रतिबंध हटने का मतलब यह है कि सोमवार से अब नाइट कर्फ्यू सहित सभी कोरोना पाबंदियां हट जाएंगी।
बसों और मेट्रो में खड़े होकर सफर करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही दुकान और रेस्टोरेंट खोलने की समय सीमा भी खत्म हो जाएगी। मास्क नहीं पहनने पर 2000 की जगह सिर्फ 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,166 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 26,968 मरीज ठीक भी हुए और 302 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 15,163 की कमी आई है। इससे एक दिन पहले 14,148 नए केस मिले थे और 302 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल देश में कुल 1,34,000 एक्टिव केस हैं। कोरोना मामलों में लगातार कमी के चलते पाबंदियों को हटाने पर फैसला कई जगह पर किया जा रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद में सुनवाई पूरी करके मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये इस मामले में 11वीं सुनवाई थी। कोर्ट अपना फैसला कब सार्वजनिक करेगा, इसकी तारीख अभी नहीं बताई गई है। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब के प्रतिबंध को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। मामले में मुस्लिम छात्राओं की ओर से कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर पिछले 11 दिनों से हाईकोर्ट में सुनवाई जारी थी। मामले की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पिछली सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया था कि वो इस हफ्ते मामले की सुनवाई जल्द निपटाना चाहेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही रोड रेज मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सिद्धू के वकील से जवाब मांगा। इससे पहले सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें रोड रेज मामले में सजा न दी जाए। सिद्धू ने एफिडेविट दाखिल किया कि पिछले 3 दशक में उनका राजनीतिक और खेल करियर बेदाग रहा है। उन्होंने कहा कि उनसे कोई हथियार भी बरामद नहीं हुआ और उनकी मरने से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ। अब देखते हैं देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें। देश आज नेशनल वॉर मेमोरियल की 3री वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रक्षा सचिव अजय कुमार ने भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। आपको बताएं, स्वतंत्रता के बाद से वीर सैनिकों के बलिदान के प्रमाण के रूप में 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलिक को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा था। ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बुधवार को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां, संपत्ति की अवैध रूप से कथित खरीद फरोख्त और हवाला लेन देन के संबंध में ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई में छापेमारी की थी और एक नया मामला दर्ज किया था। इसके बाद मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना के एक नेता पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स ने आज सुबह शिवसेना पार्षद यशवंत जाधव के घर पर छापा मारा। यशवंत बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। सूत्रों के मुताबिक यशवंत जाधव के अलावा कुछ बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पर भी इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। यशवंत जाधव पर 15 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी इसी सिलसिले में की गई है। कश्मीर के शोपियां में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी ढेर हो गए। मुठभेड़ की जगह से दोनों आतंकवादियों के शवों के अलावा भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। मारे गए दोनों आतंकी स्थानीय बताए जा रहे हैं और इनकी पहचान मुजम्मिल और आबिद के रूप में की गई है। आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को होने वाले पश्चिम बंगाल के नगर निगम में चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की मांग खारिज कर दी है। बीजेपी ने इसकी मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। इससे पहले बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने केंद्रीय बल की तैनाती का फैसला राज्य चुनाव आयोग पर छोड़ दिया था। तेलुगु सुपरस्टार अजीत और हुमा कुरैशी स्टारर वलिमय को बड़ी ओपनिंग मिली है। इस फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन 62.36 करोड़ रुपए का है। इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का लगातार पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, जिसका सीधा असर फिल्म के ओपनिंग कलेक्शन में देखने को मिला है। अजीत की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
इसका तमिलनाडु में फर्स्ट डे कलेक्शन 36 करोड़ रुपए है, वहीं चेन्नई में 1 करोड़ 84 लाख रुपए की ओपनिंग हुई है। यह अजीत की पहली फिल्म है जिसको चेन्नई में इतनी बड़ी ओपनिंग मिली है। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने फैंस के लिए दुबई से अपनी तस्वीर शेयर की है। हाल ही में उन्होंने कटरीना कैफ के साथ टाइगर 3 की शूटिंग दिल्ली में की। फिल्म टाइगर 3 के ऐलान के साथ ही फैंस पहले से ही इसे हिट बता चुके हैं। इस बीच सलमान ने दुबई में बालकनी में खड़े होकर एक पोज दिया है। वहीं एक दूसरी तस्वीर में वो बुर्ज खलीफा को देख रहे हैं। उनके बैक साइड से बुर्ज खलीफा की तस्वीरें ली गई हैं। तस्वीर में सलमान ने नीले रंग की टी-शर्ट पहनी है। बता दें सलमान इस वक्त दबंग टूर पर दुबई में है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। आते ही ये फिल्म फैंस के दिलों पर छा गई। आलिया की इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। आलिया की इस फिल्म को रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर ने भी देखा है। उन्होंने इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतू कपूर ने पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में आलिया की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का पोस्टर लगाया है, जिसमें आलिया बहुत ही टशन के साथ बैठी हुई है। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट की है। तस्वीर में अंशुला पहले के मुकाबले काफी दुबली पतली दिखाई दे रही है और फिट लग रही है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पहले की एक और वजन घटाने के बाद की तस्वीर साझा की। अंशुला ने मिरर सेल्फी शेयर की और एक नोट लिखा कि लोगों को अपने शरीर की तारीफ करनी चाहिए। फैंस और फॉलोअर्स ने फोटो के कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी बनाकर अंशुला के इस बदलाव का स्वागत किया। फोगाट सिस्टर्स की जिंदगी पर बनी फिल्म दंगल हम सब देख चुके हैं, पर अब बबीता फोगाट कंगना के लॉकअप में रियल लाइफ दंगल खेलती दिखेंगी। लॉकअप का नया प्रोमो रिलीज किया जा चुका है, जिसमें बबीता फोगाट लॉकअप के अंदर दंगल करने के लिए तैयार हैं। प्रोमो में बबीता पूरी तरह से एक्शन में दिख रही हैं। वहीं विदाई सीरियल से घर घर में मशहूर होने वाली सारा खान भी कंगना के नए शो का हिस्सा बन सकती हैं। इससे पहले सारा बिग बॉस और नच बलिए जैसे रियलिटी शोज में भाग ले चुकी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 बदले प्रारूप में खेला जाएगा। इस साल आईपीएल के नियम बदल जाएंगे। 2 नई टीमों की लीग में एंट्री होने के बाद यह बदलाव किया गया है। आईपीएल 2022 के लिए कुल 10 टीमों को 5-5 टीम के 2 ग्रुप में बांटा गया है। इसके बावजूद सभी टीमें पहले की तरह 14 मैच खेलेंगी। बीसीसीआई ने आज इस टीम के ग्रुप का खुलासा किया। पिछले साल तक आईपीएल में 8 टीमें भाग लेती थी, जिसमें से हर एक टीम एक दूसरे से राउंड आधार पर 2-2 मैच खेलती थी। टीम इंडिया के नए कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 में शानदार मुकाम हासिल कर लिया है। अपनी कप्तानी की धमाकेदार शुरुआत करने वाले रोहित शर्मा ने पहले 2 बार की टी20 चैंपियन वेस्टइंडीज का सुपड़ा साफ किया और अब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज का जीत के साथ आगाज किया। लखनऊ में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 62 रन से एक तरफा शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही रोहित शर्मा घरेलू धरती पर सबसे ज्यादा टी20 मैच जीतने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज के पहले मुकाबले के बाद ही रोहित एंड कंपनी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीम के सबसे युवा और जुझारू बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हो गए हैं। आपको बताएं, गायकवाड़ जब टी20 मैच की प्रैक्टिस कर रहे थे तभी उन्हें कलाई में चोट आ गई थी, जिसके चलते वो मैच नहीं खेल पा रहे हैं। आपको बताएं, सूर्य कुमार यादव और दीपक चाहर पहले ही चोटिल होने के कारण इस श्रृंखला से बाहर है। सूर्य कुमार की कलाई में फ्रैक्चर है, जबकि चाहर को हैमस्ट्रिंग चोट है। आईपीएल के नए सीजन की शुरुआत मार्च के आखिरी हफ्ते में होना तय माना जा रहा है। बीसीसीआई ने इसके लिए मुंबई के 3 और पुणे के 1 स्टेडियम में सभी मैच आयोजित करने का मन बना लिया है। हालांकि कुछ फ्रेंचाइजियों को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच आयोजित कराने से आपत्ति है। फ्रेंचाइजीज का मानना है कि वानखेड़े में मुंबई इंडियंस के मैच नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मुंबई की टीम को घरेलू मैदान का फायदा मिलेगा। भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने आज सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। इसी के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। वो अब कॉमनवेल्थ गेम्स में 55 किलो भार वर्ग में वेटलिफ्टिंग करती नजर आएंगी। चानू ने पहली बार किसी प्रतियोगिता में 55 किलो भार वर्ग में हिस्सा लिया। उन्होंने यहां पर कुल 191 किलोग्राम भार उठाया। उन्हें किसी खिलाड़ी से चुनौती नहीं मिली। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की जेसिका सेबास्टेनको रही, जिन्होंने कुल 167 किलोग्राम वजन उठाया। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में तबाही मची हुई है। खबरों के मुताबिक रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गई है। यूक्रेन ने रूस से बातचीत की पेशकश भी अब की है। सीरिया
दुनिया ने रूस के यूक्रेन पर हमले का समर्थन किया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को फोन किया और यूक्रेन के संबंध में उनके रुख का समर्थन किया। सीरिया के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर चीन ने बयान दिया। भारत के पड़ोसी मुल्क ड्रैगन ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाई को आक्रमण कहने से इनकार कर दिया है। चीन का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब पूर्वी यूरोप यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के कदम की जमकर निंदा कर रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूसी नागरिकों से युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना राजधानी कीव में दाखिल हो गई है। हालांकि रूसी टैंक कीव से 32 किलोमीटर दूर है। इन्हें रोकने के लिए यूक्रेनी सेना ने 3 पुल उड़ा दिए हैं। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद यूक्रेनी सेना और रूसी सेना कई मोर्चों पर लड़ रही है। इसी कड़ी में स्नेक द्वीप पर दोनों पक्षों की लड़ाई की एक क्लिप खूब वायरल हो रही है। क्लिप में स्नेक द्वीप पर यूक्रेनी सैनिकों की मौजूदगी दिखाई गई है, जहां पर युद्ध के दौरान एक रूसी वॉरशिप पहुंचा और द्वीप पर मौजूद सभी 13 जवानों से सरेंडर करने को कहा। खबर 40 में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।